हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ये वाला पढ़ रहे थे कि ये वाला पढ़ रहे थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो रुक गई थी। ठीक, तो ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यहाँ से वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, यानी ही डज़ नॉट रीड। और अदर वर्ड्स क्या था यहाँ पे? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। दूसरा है वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं। ठीक, अच्छे से देखेंगे। वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले वे लोग का दे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या है निगेटिव में? डू या डज़। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? दे मतलब वे लोग एक से ज़्यादा होंगे, तो प्लूरल के लिए क्या है? डू या डज़? डू। तो दे के बाद डू। ठीक, इस एम आर का इंडेफिनिट में कहीं भी यूज़ नहीं करना है, याद रखेंगे आप लोग। डू, फिर डू या डज़ में से एक हो गया। उसके बाद क्या है? नॉट। तो डे, क्योंकि नॉट नहीं है यहाँ पे, तो डे डू नॉट। उसके बाद क्या है? V1 यानी वर्ब यहाँ पे। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? मदद करना। मदद करना क्या होता है? हेल्प। तो दे डू नॉट हेल्प। और अदर वर्ड्स क्या बचा हमारा? मेरी यानी मी। दे डू नॉट हेल्प मी। मेरी मतलब मैं, मतलब क्या होता है? आई। और जब आई को लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो हम मी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं का क्या हो जाएगा? दे डू नॉट हेल्प मी। डू नॉट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डोंट। और डज नॉट का क्या होता है? डजेंट। ऐसे यूज़ होता है DOESN''T। वैसे ही डू नॉट का DON''T। तो डोंट, डू नॉट या डोंट एक ही है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आगे आपका कुछ और एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? पहला यस या नो। यस या नो बताया था क्या होता है। यस या नो का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल। किसी भी टेंस में यस या नो में क्या करेंगे हम? जो निगेटिव का रहता है वही रहता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, जो निगेटिव का रहेगा वही उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए रहेगा। बस डू या डस को बीच में से उठाकर हम सब्जेक्ट के पहले ला के रख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक, तो इसका यस या नो का स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले क्या है? डू या डज। क्योंकि इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वही पहले यूज़ करेंगे। डू या डज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, किसी भी ट्रांसलेशन, किसी भी टेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ला देंगे हम सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, डू या डज एग्जाम्पल देखेंगे। क्या है? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते हो? तो डू या डज किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू। तो यू के लिए क्या आएगा? हमेशा डू बताए थे, तो सबसे पहले डू लिख देंगे। डू के बाद फिर क्या है? डू या डज में से एक हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट डू, तुम का यू, और फिर प्ले का क्या है? खेलना का प्ले होता है, डू यू प्ले। और इंट्रोगेटिव निगेटिव इन सब में क्या है? हमेशा V1 का यूज़ करना है। ठीक, हमेशा V1 और कोई फॉर्म नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहे तो वहाँ पे वर्ब का V1 रूप यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात, इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ट्रांसलेशन करने टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। अगला है क्या तुम वहाँ रहते हो? तो क्या तुम का फिर से हो जाएगा वही डू यू, रहना का लिव, वहाँ का देयर, और क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है। एक और देख लेंगे। क्या वह आम नहीं खाता है? वह क्या है हमारा पे? लड़का है, सिंगुलर है, ही है। ठीक, ही या सी सिंगुलर होता है, एक वचन, तो उसके लिए हम डज का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो डज, डू या डज में से हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, और यहाँ पे नहीं है। ठीक, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर स्ट्रक्चर क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक। लेकिन अगर वाक्य में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे कहाँ पर हम नहीं डालेंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक। डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगर नहीं रहा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, ठीक, मेन वर्ब के पहले। तो क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, फिर वर्ब V1 इट, और मैंगो। मैंगो क्या हम काउंट कर सकते हैं, एक ही आम खा रहा होगा एक साथ, इसीलिए अ मैंगो, ओके। उसके बाद अगला है WH क्वेश्चन। तो जो ये था हमारा इंट्रोगेटिव का, डू या डज प्लस एस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH क्वेश्चन में क्या होगा, यही रहेगा, बस पहले WH वर्ड लग जाएगा, जो सवाल पूछ रहा होगा जिस वर्ड से, उस वो वर्ड लग जाएगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, तो क्या सबसे पहले इसमें से WH वर्ड क्या है, क्या। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट। व्हाट के बाद WH वर्ड हो गया व्हाट हमारा। उसके बाद क्या है, डू या डज। डू या डज फिर से सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या है सब्जेक्ट, वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज, व्हाट डज, डज के बाद फिर सब्जेक्ट, व्हाट डज ही, कहना का से, व्हाट डज ही से, और क्वेश्चन मार्क, यानी वह क्या कहता है, क्या, व्हाट डज ही से, हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है कहाँ का क्या होता है इंग्लिश, वेयर। वेयर के बाद क्या है, सॉरी ये जो है हमारा, ये रहे हैं आ गया, रहे जो है ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है, इंडेफिनिट का नहीं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको रहने देते हैं। ये हमारा कंटिन्यूअस का है। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कितना पढ़े हम टोटल, 4, ठीक है। कितना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम टोटल 4 पहले पढ़े। पहला क्या था, अफर्मेटिव सिंपल, इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एक था निगेटिव, निगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, ठीक। इंट्रोगेटिव में 2 था हमारा, एक यस नो और एक WH क्वेश्चन। तो यस नो में क्या था हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं रहा तो डू या डज पहले आया ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या था इसमें, नॉट, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, अगर हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं रहा तो, नहीं तो सिंपल इंट्रोगेटिव का ये रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन में क्या रहेगा, WH जो वर्ड रहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे हम, WH वर्ड, उसके बाद फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, सिंपल। तो ये 4 है, तो ये 4 से रिलेटेड आपको होमवर्क दिया जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाइएगा। और इसके अलावा थोड़ा आगे देखते हैं, जो स्पेशल रूल्स हैं उसको पढ़ते हैं। कभी कभी किसी सेंटेंस में आप लोग देखते होंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है ना जानता है, नी जानती है, मतलब ये लड़की के लिए हो गया, लड़का के लिए हो गया, नहीं जानते हैं, ना आता है, नहीं आती है, नहीं आते हैं, ये सब जिस सेंटेंस में लिखा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद नो या नोज़, नो प्लूरल के लिए, नोज़ सिंगुलर के लिए, ठीक। उसके बाद फिर हाउ टू, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट पहले से, बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पे, नो या नोज, और उसके बाद हाउ टू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं का आई के लिए क्या होगा, हमेशा V1 यूज़ करेंगे हम, V1 यानी नो, आई नो, उसके बाद क्या है हाउ टू, आई नो हाउ टू, उसके बाद V1 क्या है, चलाना, कार चलाने की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, ड्राइव, और अदर वर्ड्स क्या है, कार, तो ड्राइव अ कार, यानी आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगला है कुछ सेंटेंस में क्या होगा, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं लिखा हो रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव,
फिर टू, फिर V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे किसी को कोई काम करना पड़ता है, इसी केस में उसे अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ता है, उसे अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ता है, जैसे आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है अभी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का उसे यानी ता है, लड़का है यानी ही, उस ही के लिए क्या होगा, हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज़ करेंगे, प्लूरल के लिए हैव का। तो ही हैज़, उसके बाद टू, ही हैज़ टू पढ़ना, V1 हो गया हमारा पढ़ना का। स्टडी, ही हैज़ टू स्टडी क्या, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ही हैज़ टू स्टडी इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाना पड़ता है, मैंने लिखा है ये, तो थोड़ा सूट कर रहा है। आप लोग को अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ता है, मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू यानी कि मुझे का आई के साथ हैव यूज़ करेंगे हमेशा। आई हैव परफेक्ट में या फिर इस कंडीशन पे आई हैव, फिर टू, फिर V1 पढ़ाना का टीच, आई हैव टू टीच इंग्लिश। ठीक, एक लास्ट है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, गा गे गी। ये क्या है, फ्यूचर टेंस का पहचान है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी ऐसा होता है। जैसे कि यदि वह आएगी तो मुझे मदद करेगी, ऐसा टेंस आपको मिलता है। तो इसका जो है मिक्स करके यूज़ करना पड़ता है हमको। इसका हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों का यूज़ करके हमें इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले कंडीशनल टेंस है, सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले इफ़, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो यदि वह आएगी तो वह मुझे मदद करेगी। तो सबसे पहले क्या था, इफ़, उसके बाद इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इफ़ के बाद यदि के बाद वह आएगी, तो यदि के बाद वाला इसको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी वह आएगी, लड़की है तो सी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, तो सिंगुलर के लिए V5 यानी सी कम्स। तो इफ़ सी कम्स कॉमा, और लास्ट वाले को क्या करना है हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी सी विल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, तो सी विल हेल्प, मदद करना का V1 हेल्प मी। ठीक, या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, सी विल हेल्प मी इफ़ सी कम्स। ठीक, यानी इफ़ के बाद हमें क्या यूज़ करना है हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे वाला जो रहेगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ऐसा होमवर्क आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही है। ठीक, इसको आप अच्छे से देखेंगे, दोबारा देखेंगे अगर समझ में नहीं आया तो, या फिर कोई सवाल रहा मन में तो पूछ सकते हैं आसानी से, और पढ़ते रहिए, और होमवर्क जो मिलेगा उसे बनाते रहिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, एंड प्लीज़ watch this video if you have any problem again and again. Thank you.